ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ गया है। वी आर डूइंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्किल लेवल एंड टुडे आई विल बी इन लेक्चर नंबर 5। बेटे डिटेल्ड एनालिसिस मैं बता रहा हूं आपको। वर्किंग कैपिटल एक फॉर्मेलिटी को फुलफिल नहीं कर रहे बेटे। ये तो बात आपको अभी तक मालूम चली चुकी होगी कि मैं ये जो लेक्चर्स ले रहा हूँ, लाइव लेक्चर्स ले रहा हूँ एंड रिकॉर्डेड के लिए तैयार कर रहा हूँ। दिस इज नॉट अ फॉर्मेलिटी बेटे। मेरे चेहरे से, मेरी बातों से, मेरे लॉजिक से, मेरे कंसेप्ट से, मेरी एक्सप्लेनेशन से यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया अप टू दिस पॉइंट। I am devoting 8 to 9 lectures for working capital management chapter number 7 because this is a foundation for you. आप कंपेयर कीजिए दूसरे वीडियोस यूट्यूब के बाकी टीचर्स के, यू विल गेट एक सेकेंड में, विद इन 2 minutes you can find out the difference, that what is the difference, whether you are doing it with wholeheartedly or just a formality. जल्दी से अपने रजिस्टर्स ओपन कर ले। In the last lecture, I have told you what is the operating cycle comments, that how you can find out the interpretation of those operating cycles. बेटे भूपेश आनंद ने अपोलो टायर वर्सेस टायर इंडस्ट्री का पूरी केस स्टडी आपके सामने दे दी। एंड लाइक दिस वी कैन रिलेट दैट व्हाट आर व्हाई होल्डिंग पीरियड लेस इज बेटर और व्हेन इट इज मोर इज बेटर। तो आइए जल्दी से आज के लेक्चर में हम अपना रजिस्टर ओपन कर रहे हैं। ACCA स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ACCA स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जल्दी से बेटे आज लेक्चर 5 की हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अगेन टुडे आई विल बी टेलिंग यू एक नई बात बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके जाऊंगा। आप ही का इलस्ट्रेशन, आप ही का ट्राई यू अंडरस्टैंडिंग कैपलन का करूंगा और कंसेप्ट मेरे होंगे, क्वेश्चन कैपलन का होगा। फिर देखेंगे बेटे मजा आता है या नहीं आता। फर्स्ट पॉइंट मैं चाहता हूं कि आप सब बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठे। बेटे बैठने का पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद्या सरस्वती जी तभी आती हैं जब आप रेगुलर नहाने धोने का कार्यक्रम करते हैं। यू हैव टू टेक रेगुलर बाथ एंड द टेबल, जिस टेबल में आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए बेटे। कमर सीधी होनी चाहिए, लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। नोट करें बेटा, देखिए मैंने लिखा आगे कॉपी बनाइए, नोट कर रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। खुश रहना है, जैसे छोटे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। छोटे बच्चे ना जॉली नेचर के भी होते हैं, कभी बुरा नहीं मनाते। कुछ हुआ ठीक है आगे चलो। बी चेयरफुल, कुछ गलत हो भी गया तो फिर उसको भूल जाते हैं और अपनी नई जिंदगी, नया दिन, नई बात शुरू कर देते हैं। आपको भी ऐसे ही बनना है। आप पहले ऐसे ही थे, अब पता नहीं क्या हो गया। आप एज यू आर ग्रोइंग बाय डे आपके अंदर ईगो आ गई है। आपको लगता है मेरे को ये क्यों कह दिया। नहीं यार, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। My name is Bhupesh Anand. I am a chartered accountant. I am a company secretary. I am a cost accountant. I did so many different types of other courses of USA as well as of London. तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी क्विक रिवीजन कराना चाहता हूं। क्विक रिवीजन का मतलब है वी हैव डिस्कस्ड दैट इन द लास्ट लेक्चर दैट होल्डिंग पीरियड्स आर रिलेटेड विद, होल्डिंग पीरियड इज रिलेटेड विद टर्नओवर रेशियोज। अगर टर्नओवर रेशियोज नहीं है तो आप होल्डिंग पीरियड निकाल सकते हैं। होल्डिंग पीरियड दिया है तो टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटे 1 मिनट की रिवीजन है, आप मेरे साथ साथ अच्छी तरह से जहां बैठे हैं वहीं बोलेंगे या लिखेंगे। हायर द परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियोज बेटर इट इज। वी हैव डिस्कस, आई हैव टोल्ड यू वर्बली, बट मुझे लगा कि एक बार आप लिख भी लें। कहते हैं लिखने के बाद हम ज्यादा समझते हैं। अब आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो ना, जैसे डिजिटल जमाना होता है, आप लिखना छोड़ चुके हो। Whether it is objective type questions, whether it is subjective type questions, whether it is theory, whether it is practical, आपको लिखना है। You have to write it down. जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा लॉजिक्स और कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना अमाउंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस कम पे करनी पड़ेगी। नहीं तो बार बार आप F9 की एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे। आप समझ रहे क्यों पे करेंगे? तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। हायर द परफॉर्मेंस और टर्नओवर और एक्टिविटी भी नाम है इनका, बेटर इट इज। मैंने इसको एक केस स्टडी से समझाने की कोशिश की, आपको पहले बताया भी था। अकाउंट्स रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, एज्यूम करते हैं 2 कंपनीज हैं ABC एंड XYZ। माय पॉइंट इज कि हर चीज आपको मैं लॉजिकली, कंसेप्चुअली, बेटे हर चीज का कंसेप्ट है, समझ के याद करना है, याद करके समझना नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो मैं चाहता हूं आप पहले समझें। लेट इट बी दीज आर द 2 कंपनीज, लेट इट बी ABC, लेट इट बी XYZ।
और जो भी इंफॉर्मेशन दिया था मैंने क्या किया, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट किया, 6 टाइम्स एबीसी का आया और 12 टाइम्स XYZ का आया. Now, on the basis of this information, I have to tell that which company is performing good. I can only tell if I am aware of the interpretation of these ratios. And if I am aware of this interpretation, then I can calculate accounts receivable holding period also. तो चलिए इंटरप्रिटेशन समझते हैं. आपको आती है, मुझे मालूम है, बिकॉज यू हैव कवर्ड, आई हैव डन इन F5, F7, F3, F2, सब में कराया बेटे, मैंने तो कराया, आपने मेरे लेक्चर से तो लिए. इट इम्प्लाइज इन अ पीरियड ऑफ 12 months. It implies in a period of 12 months because my accounting period is of 12 months. तो इससे ये पता चलता है, it implies in a period of 12 months. 6 टाइम्स की बात कर रहा हूं मैं, 6 टाइम्स की बात कर रहा हूं, 6 टाइम्स ओल्ड. बेटे इतने सिंपल भाषा में तो आपने लाइफ में कभी देखा ही नहीं होगा जिस तरह से मैं बता रहा हूं. ओल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल और ओल्ड कस्टमर्स आर कन्वर्टेड टू न्यू अकाउंट्स रिसीवेबल. टर्न का मतलब क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे टर्न करते रहते हैं ना, पार्क में जाते हैं, ऊपर से नीचे तक टर्न करते हैं, पूरी बॉडी टर्न करते जा रहे हैं. इट मींस एक एंटिटी की अकाउंट्स रिसीवेबल्स 12 महीने में 6 बार टर्न किए. इट मींस एक टाइम टर्न करना 2 महीने का उन्होंने पीरियड लिया, तभी तो 6 बार होगा बेटे. 12 महीने में अगर 6 बार टर्न करते हैं तो एक बार कितने महीने में टर्न करेंगे, 1 into 12/6, that comes to 2 months. It also means that this company ABC is giving a credit of 2 months. It also means that ABC is recovering their cash after a gap of 2 months. But if I compare it with XYZ, let it be, both are in the same industry, you know. One is Coca-Cola and second is Pepsi. Coca-Cola is debtors turnover, accounts receivable turnover ratio is 6 times, and PepsiCo is 12 times. It means I can compare that, you know, I can compare these peers. So when I say 12 times, it means that in case of a PepsiCo, the accounts receivable, the old customers are changing to converting to new customers 12 times in a year. You are getting my point? आइए, It also implies a credit of 2 months is allowed to its customers by ABC. बेटे आराम से देखिए, मैं भूपेश आनंद आज आपको ABC की पहले इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ. Once you are aware of the ABC, you can easily find out for XYZ और उसके बाद बातें समझ आ जाएंगी. It implies a period of 12 months, 6 times in a period of 12 months. 6 टाइम्स का मतलब है, इसका मतलब है 12 महीने के समय में 6 times old accounts receivable customers are converted to new accounts receivables. It बेटा लिखना है. It also implies, वहीं से इंटरप्रिटेशन आ रही है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है. A credit of 2 months is allowed to its customers. ये तो मैंने आपको बताया ना कि अगर 12 महीने में 6 टाइम्स वो करता है तो एक महीने, एक टाइम कितने पीरियड में होगा, तो 12 into 1/6, दैट कम्स टू 2. तो ये बेटे 2 आ गया. It implies a credit of 2 months is allowed to its customers by ABC. It means it is an average collection period 2 months, which we have seen in the last lecture also. It also implies XYZ is giving a credit of 1 month. भाई हर 2 महीने के बाद वो चेंज हो रहे हैं, है ना. तो इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट XYZ, अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है XYZ, इसका मतलब है ABC 2 महीने का क्रेडिट देती है, XYZ इज गिविंग अ क्रेडिट ऑफ 1 month बिकॉज उसका डेटर टर्नओवर रेशियो 12 टाइम्स है. तो 12 टाइम्स है तो 12 मंथ्स में है, ठीक है जी. तो एक टाइम में है तो कितना होगा बेटे. लेफ्ट हैंड साइड में हम वो 2 चीजें लिखते हैं जो दोनों गिवन है. राइट हैंड साइड में एक गिवन होती है, दूसरी कैलकुलेट करनी होती है विद हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो फ्रॉम हियर द लॉजिक कम्स, फ्रॉम हियर द फॉर्मूलेस आर बीइंग डिराइव्ड. बेटे फॉर्मूला कोई भगवान ने, अल्लाह मियां ने थोड़ी दे दी है. आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने लॉजिक्स को समझा, उनको इंटरप्रेट किया और उससे फॉर्मूलेस बनाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. इट ऑल्सो इंप्लाइज XYZ इज परफॉर्मिंग गुड. बेटे ABC का 6 टाइम्स है, XYZ का 12 टाइम्स है, तो मैं खाली उसी से बता सकता हूं. आपको जस्ट 2 ह्यूमन बींग्स का ब्लड प्रेशर गिवन हो,
तो आप बता सकते हैं कि किसका ब्लड प्रेशर अच्छा है, कौन लंबा जिएगा, एटलीस्ट विद द हेल्प ऑफ जस्ट ब्लड प्रेशर, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन इट एनी अदर इंफॉर्मेशन. So similarly, with just debtors turnover ratio, I can say that this company is doing good and this company will do good in future if I am just given with this ratio. It means ये बात सबको समझ आ गई. आगे चल रहे हैं. बट एक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेशियो कराई थी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर. इन टर्नओवर आई हैव गिवन यू 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज. वन इज इन्वेंट्री टर्नओवर, सेकंड इज एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, थर्ड इज पेबल्स टर्नओवर एंड फोर्थ इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर. जितनी भी टर्नओवर है, जितने ज़्यादा होती है उतना बेटर है. टर्नओवर में स्पेशलिटी है, न्यूमरेटर में आप सेल्स लिखते हैं, डिनोमिनेटर में आप एवरेज वर्किंग कैपिटल लिखेंगे क्योंकि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है. मैंने अज्यूम किया कि मैकडॉनल्ड्स का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है. आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द लॉजिक that what is the meaning of working capital turnover ratio and what I mean by that and why, whether it is lower is the better or the higher is the better. So when I say I am just assuming that McDonald's working capital turnover ratio is 3 times and Burger King working capital turnover ratio is 6 times. ठीक है, ऐसा मान रहे हैं, डबल है. अब मुझे मालूम है कि टर्नओवर रेशियो जितनी ज़्यादा होती है उतना बढ़िया है. इट मीन्स बर्गर किंग इज डूइंग गुड. But the point is, I will also say that if they are in the both in the same industry, क्योंकि दोनों एक इंडस्ट्री में, वर्किंग कैपिटल सेम वर्किंग कैपिटल से मैकडोनल्ड्स इज डूइंग 3 times सेल्स एंड द सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बर्गर किंग इज डूइंग द सेल्स 6 times. नो डाउट प्राइमा फेसी बर्गर किंग इज डूइंग गुड. ये मैं कह सकता हूं कि बर्गर किंग अच्छा काम कर रहा है. बट along with that I have to see other information also in regard to Burger King, because it can be a case कि वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा हो. Now what I mean by ओवर ट्रेडिंग अभी देखते हैं. पहले आप इस एग्जाम्पल को लिख लें. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर फॉर मैकडोनल्ड्स इज 3 times, बर्गर किंग इज 6 times. इट implies Burger King is doing 6 times sales with the same amount of working capital. It implies Burger King is doing the same amount of sales with the 6 times sales with the same amount of working capital. बेटे डिनोमिनेटर में मैंने वर्किंग कैपिटल लिखते हैं ना. अभी देखिए वर्किंग कैपिटल हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना बेटे. आपको पता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होती है? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल. अच्छा, जब मैंने कोई चीज़ वर्किंग कैपिटल डिनोमिनेटर में ले लिया वो तो 1 बन गया. मैं वर्किंग कैपिटल सेम ले रहा हूँ और फिर देख रहा हूँ कि ये सेल्स कितनी कर रहे हैं. मैकडोनल्ड्स 3 गुना सेल कर रहा है और बर्गर किंग 6 गुना सेल कर रहा है. इट इज़ गुड कि बर्गर किंग 6 गुना सेल कर रहा है. तो इट इम्प्लाइज बर्गर किंग इज डूइंग 6 times सेल्स विद द सेम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू मैकडोनल्ड्स. इट इज़ गुड. बट अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ और बातें भी चेक करनी है एंड दैट रिलेट्स टू ओवर ट्रेडिंग. ओवर ट्रेडिंग का मतलब है कि जब आपकी कैपेसिटी नहीं है इतना खाना खाने की, बट सब्जी आपके हिसाब से बनी है, मटर पनीर, मशरूम, छोले भटूरे, पाव भाजी, मसाला डोसा, इडली, तो आप ज़्यादा खा लेते हैं. जब आप ज़्यादा खा लेते हैं एंड आपकी स्टमक उतना अलाउ नहीं करती तो आपको वॉमिटिंग आ सकती है, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको इनो की ज़रूरत पड़ सकती है. सो व्हेनेवर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज हाई, along with that you should check other things also, and those other things are relation to क्या कहीं ये ओवर ट्रेडिंग तो नहीं है. मतलब देखते हैं, पहले लिख लें आप. इट ऑल्सो इंप्लाइज बर्गर किंग मे बी ओवर ट्रेडिंग. इट मीन्स उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है बट वो सेल्स ज़्यादा कर रही है, क्रेडिट में सेल ज़्यादा कर रही है, उधार में खरीद रही है, उधार में बेच रही है, बस किसी भी तरह से सेल्स बढ़ाना चाहती है. बेटे इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन बिकॉज इन दैट केस आपकी लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी. बड़ी बड़ी कंपनीज बेटे ऐसे गिर जाएंगी एंड हिस्ट्री, इतिहास गवाह है इस बात का कि काफ़ी सारी कंपनीज गिर गई. It also implies Burger King may be over trading, which may be a alarming situation because increase in sales should be accompanied by
इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ेंगे, एंड इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो बेटे आपकी जो कार है उसका इंजन अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मर्सिडीज को देखकर आपने भी अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी हाईवे में, बट योर इंजन इज नॉट कैपेबल इनफ टू बियर दैट स्पीड, तो मोटर कार क्रैश हो जाएगी। तो जब भी स्पीड बढ़ाएं, यू नो, whenever there is an increase in the working capital turnover ratio, it is important for a finance manager to check that whether it is over trading or not. Now, in order to check that whether it is over trading or not, you have to see that whether working capital balance is also increasing along with that, along with the sales. Because if working capital funds balance is not being increasing, it means आप अपने इलास्टिक को स्ट्रेच कर रहे हो और कभी भी वो इलास्टिक टूट जाएगा बेटे, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी उसमें। तो मैंने लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस एन एंटिटी, लिखना है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस एन एंटिटी does not have access to sufficient working capital. I am talking of Burger King. मैं इस समय बर्गर किंग की बात कर रहा हूं। It also implies Burger King may be over trading, which may be a alarming situation, because increase in sales should be accompanied by increase in profitability and increase in working capital. Very important, लिखना है, in case an entity does not have access to sufficient working capital. बेटे आपने स्पीड बढ़ा दी, पेट्रोल है नहीं, इंजन इतनी कैपेसिटी बियर नहीं कर सकता, तो क्रैश हो जाएगा। तो मैं वही बात यहाँ पे कह रहा हूँ, देन इट कैन हैव सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक किंगफिशर एयरलाइंस। आई थिंक इन वन लेक्चर आई हैव शोन यू अ वीडियो ऑफ किंगफिशर एयरलाइन कि उन्होंने अपनी ओवर ट्रेडिंग कर दी, स्पीड तो बढ़ा दी, स्टाफ तो रख दिया, बट they don't have the money to pay the salaries to that staff. It is a case of over trading. और आज देखिए किंगफिशर एयरलाइंस का नामो निशान खत्म हो गया, विजय माल्या लंदन जाके भाग गया। साइंस ऑफ ओवर ट्रेडिंग, अब कैसे पता चलेगा कि ये जो है, व्हाट आर द साइंस ऑफ ओवर ट्रेडिंग? रैपिड इंक्रीज इन सेल्स, ये बात तो हमें समझ आ रही है। व्हेन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इंक्रीजिंग, it means there is an increase in the sales and sales are increasing like anything, ठीक है जी। rapid increase in accounts receivable holding period, it means you are giving a credit sales और आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो, and in ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड, मतलब आप उधार में रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उधार में बेच रहे हो। सो द पॉइंट इज एवरीथिंग इज हवाबाजी, तो अल्टीमेटली यू कैन फॉल एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। रैपिड इंक्रीज इन एसेट्स बीइंग फाइनेंस्ड बाय क्रेडिट, रैपिड डिक्रीज इन करंट रेशियो। मैंने आपको बताया ना, इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल अलॉन्ग विद योर सेल्स, तो बट नेचुरल करंट एसेट्स तो कम हो जाएंगे, डिक्रीज करेंगे, बिकॉज आपकी करंट लायबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड व्हेन डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग बिकॉज करंट लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, ट्रेड पेबल्स आर इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली योर करंट रेशो इज कमिंग डाउन एंड योर क्विक रेशो इज ऑल्सो कमिंग डाउन, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, and ultimately it will be a negative sign for an organization. So this is named as over trading. होप आपको ये बात समझ आ गई है। बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, मैंने लिया है ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 को कराने के लिए। बस आज हम यही करने वाले हैं और 5 मिनट में मेरा लेक्चर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने आज कैप्लॉन, मेरे पास चांस की बात है, सॉफ्ट कॉपी है अभी नहीं, इस समय अवेलेबल नहीं है, एक ही क्वेश्चन कराना था, तो मैंने कहा चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 कैप्लॉन का आप निकाल लीजिए, आई एम डूइंग फ्रॉम देयर। मैंने वैसे उस क्वेश्चन को लिख भी दिया है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब क्या करें, एक बार मेरे जूस नोट्स देख लें। देखिए जी, चैप्टर 7 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। ये 6 कंसेप्ट्स थे, ठीक है जी, और उसमें हमने कंसेप्ट 1 डिस्कस कर लिया है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, अब टाइम वेस्ट होगा। लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज आई हैव डिस्कस्ड, ऑपरेटिंग साइकिल तो डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर तो पूरा कमेंट्स के ऊपर मेंशन कर दिया, एंड देन यू नो when I say working capital ratio, that is current assets upon current liabilities,
वो सब बताया आपको, होल्डिंग पीरियड्स बताया, इंटरप्रिटेशंस बताई, लॉजिक्स बताए, ये सब बताया बेटे आपको। मैं आज के लेक्चर में आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ वी कैन एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एन एंटिटी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार कैपलन का ये क्वेश्चन लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 2। इन केस यू डोंट हैव कैपलन यू कैन राइट डाउन, अदरवाइज यू कैन ओपन दिस क्वेश्चन। पेज नंबर है बेटा, पेज नंबर है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, पेज नंबर 195, पेज नंबर 195। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 फ्रॉम कैपलॉन, पेज नंबर 195। बेटे क्वेश्चन का नाम है मालबोरो कंपनी estimates the following figures. Marlboro Company estimates the following figures for the coming year. एक कंपनी है, उसका नाम है मालबोरो, वो आने वाले साल के लिए, कमिंग ईयर के लिए कुछ फिगर्स को एस्टिमेट कर रही है। बेटे वर्किंग कैपिटल इज अ फोरकास्ट, बिकॉज आप कहीं घूमने जाते हैं तो उस जाने से पहले ही आप चेक करते हैं दैट हाउ मच इज द कैश रिक्वायरमेंट यू शुड हैव इन दिस ट्रिप। इट मीन्स वर्किंग कैपिटल, द एस्टिमेट विच यू आर डूइंग, दैट इज अ बजट, दैट इज ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दैट इज अ फोरकास्ट। वो पहले से ही एस्टिमेट करना पड़ता है। तो मालबोरो कंपनी एस्टिमेट कर रही है, बिकॉज अभी अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, एंड दे आर एस्टिमेटिंग दैट हाउ मच वर्किंग कैपिटल दे रिक्वायर in forecast, and the following information is given to them. Sales लिखा हुआ बेटे, all credit, even if nothing is given, मैं हमेशा assume करूंगा that sales are credit sales, 36 lakhs, ठीक है जी। receivables मतलब debtors, accounts receivables, closing balance, if nothing is given I will assume that this is the closing balance, that is 3,06,000. gross profit margin is 25% on sales. I think you are aware of margin and markup. बेटे मार्जिन जो होता है प्रॉफिट सेल्स के ऊपर रिलेट करता है, मार्कअप इज रिलेटेड ऑन कॉस्ट। सेल्स जितनी भी है उसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है सर। फिनिश गुड्स स्टॉक इज 2 lakhs, वर्क इन प्रोग्रेस इज 3,50,000, रॉ मटेरियल इज 1,50,000, ट्रेड पेबल इज 1,30,000। इट मीन्स आपको उन्होंने सारी फिगर्स पहले से ही कैलकुलेट कर दी है, ठीक है सर, वेरी राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री लेवल्स आर कांस्टेंट। बेटे ये बात तो हमें अज्यूम करनी है कि दैट द इन्वेंट्री विच यू आर यूजिंग दैट इज बीइंग इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेंट्री 1 महीने में यूज करते हैं, 12 महीने में हम अज्यूम करते हैं दैट इट इज बीइंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वी हैव कंज्यूम्ड इट इक्वली इन 12 months। रॉ मटेरियल्स आर 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, अच्छा 36 lakhs इज सेल्स, 36 lakhs is sales, 25% on sales is gross profit. So if I subtract sales from gross profit from sales, so balancing here cost of sales आ जाएगी। बेटे cost of sales आएगी तो 80% cost of sales का, अच्छा cost of sales क्या है, sales minus gross profit is on credit। Calculate the cash operating cycle। आपको तो साइकिल निकालनी है जी, सीधी सी बात, R W प्लस F प्लस D माइनस C, दिस इज द पीरियड, इसका होल्डिंग पीरियड प्लस दिस का होल्डिंग पीरियड प्लस दिस होल्डिंग पीरियड प्लस दिस होल्डिंग पीरियड माइनस दिस होल्डिंग पीरियड, इसको हम कहते हैं दैट दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल। गेटिंग माय पॉइंट? इट मींस आई हैव टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल साइकिल, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। अच्छा आपको लगता है फॉर्मूला आपको याद हो गए हैं, लॉजिक क्लियर है आपको, है ना? आप ये बताइए रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड इज रिलेटेड विद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इफ इट इज नॉट गिवन टू यू देन आई कैन से आई कैन टेक कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑल्सो। ये बात मैं बता चुका हूँ।
work in progress inventory holding period is related with production cost, and if it is not given to you, you can take cost of sales. I think I have already told you, but फिर भी मुझे प्यार है इसलिए बता रहा हूं. And I know that finished goods inventory holding period, it is related with cost of sales. ये तो पता ही है आपको. And I also know that accounts receivable collection period is related with credit sales. ये बात भी मालूम ही है. Accounts payable payment period is related with credit purchases. This is also you are aware of. But if I am not given the credit sales, I will take total sales. If I am not given the credit purchase, I will take total purchase. ये बात भी पता है. नहीं पता तो बेटा पता चल गई है. और मुझे ये भी पता है, I know that कि if I want to calculate this, if whenever I want to estimate either operating cycle or estimate working capital, मैंने आपको एक लेक्चर में कहा था जी, आप कसम खाना कि आप जब भी एस्टिमेट करोगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, और अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. याद है कॉस्ट शीट कैसे होती है बेटे? कॉस्ट शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोनों भाई बहन है. ठीक है जी. कॉस्ट शीट में क्या होता है, हम पहले कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं. कॉस्ट में क्या होता है? सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर आ जाता है प्राइम कॉस्ट. ठीक है जी. प्राइम कॉस्ट में हम नीचे ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ पर आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे हम ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड्स. ठीक है जी. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. तो दिस इज नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स. आई थिंक आपको सबको पता है, हमने वी हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर्मेट. बट इफ आई वांट टू प्रिपेयर अ सेल्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम विद सेल्स. मैं इसमें से क्या करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दूंगा, एंड दिस फिगर विल बी नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है सर. इसमें से रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ सेल्स के क्या क्या पार्ट्स होंगे बेटे? वो सारे पार्ट्स ही होंगे. क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, एंड देन आई कैन इफ आई डिडक्ट दिस विल बी प्रॉफिट. तो ये बात आपको सबको पता है. तो बिफोर कैलकुलेटिंग दिस मैंने इसके लिए थोड़े से नोट्स प्रिपेयर किए हैं. आप अगर बना लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. हेडिंग लिखें, सबने लिखना बेटे अगर अभी मेहनत कर लेंगे तो उसके बाद जब एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा. एज ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, so there is no need to prepare a cost sheet. Even I am not given all the information, but my advice is to prepare as a rule. मैं फिर भी ये एडवाइस कहता हूँ कि आपको बनानी चाहिए. आप कॉस्ट शीट तभी बना सकते हैं जब आपको सारे फिगर्स डिटेल्ड में पता है, कंज्यूम पता है, लेबर पता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स पता है. बट इफ क्वेश्चन में सब कुछ गिवन नहीं है तो आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बना सकते हैं. सेल से स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं, फिर एज पर द इन्फॉर्मेशन आप उसका बाइफिकेशन कर सकते हैं. बट करना जरूरी है. इट इज अ बेटर वे टू डू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल और टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल. तो मैंने लिखा एज वी नो ऑपरेटिंग साइकिल इज. बेटे बूढ़े हो गए अब तो इस फॉर्मूले को देखते देखते. आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस ए आर माइनस ए पी, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दैट. And we have just seen that how it is related. We know that the raw material inventory, pyar, mohabbat, love is with raw material consumed. We know that work in progress is related with production cost. We know that finished goods inventory is related with cost of sales. We have just seen that. तो मैंने रॉ मटेरियल के लिए कहा कि हमें पता है कॉस्ट कंज्यूम के साथ है. अब मुझे तो एक्चुअली में पाव भाजी अच्छी लगती है. मान लेते हैं पाव भाजी मिली नहीं रही, खाली पाव पाव रह गए, तो मैं खाली पाव पाव खा लूंगा. इट मीन्स इफ आई एम नॉट गिवन द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, आई कैन यूज अनदर फिगर ऑल्सो. तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है. मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वर्सेस कॉस्ट शीट एज डिटेल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड. लिखना है बेटे. कैप्लॉन में नहीं है ये सब कुछ.
लिखोगे तो आने वाले क्वेश्चंस कर लोगे, आगे आपकी मर्जी। आप बड़े हो बेटे, अब तो सुनते भी नहीं किसी की, पहले छोटे में सबकी बात सुनते थे, अब पता नहीं क्या हो गया आपको। तो मैंने यहां पे लिखा व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट व्हेन ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन, एंड व्हेन यू हैव नॉट टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज देयर एज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड, so we cannot prepare a cost sheet, hence we will prepare profitability statement। ये लिखना है बेटा, सबने लिखना है, सबने लिखना है। as detailed information has not been specified, so we cannot prepare cost sheet, hence we will prepare profitability statement। अब प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का तो अभी फॉर्मेट बताया, कैलकुलेटर बाहर निकाल लो। एक बच्चा तो ऐसे बैठे जैसे पता नहीं बारात में आया हो, लड़कों की शादी में आया हो। बेटे लड़के की शादी में नहीं आए आप लड़की की शादी में आए हो, काम करना है, मेहनत करनी है, तब जाके पास हो गए। सेल्स लिखो 36 lakhs, दैट इज गिवन टू यू इन दैट क्वेश्चन, आई हैव जस्ट गिवन यू। कैप्लन का क्वेश्चन नंबर ट्राई टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए, अदरवाइज वो लिख लीजिए, मैंने तो हर चीज की है आपके लिए। सेल्स गिवन है, यू विल सबट्रैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, तो बेटे ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स दैट इज 9 lakhs, तो 27 lakhs आपका आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या छुपा होगा? रॉ मटेरियल भी छुपा है, लेबर भी छुपा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी छुपे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी छुपे हैं 27 lakhs में। वो कहता है ये रॉ मटेरियल 27 lakhs का 80% है, तो मैंने 27 lakhs का 80% निकाला तो वो आ गया 21,60,000। बट माई कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 27 lakhs, and out of 27 lakhs 21,60,000 is raw material consumed. It means the balancing figure 5,40,000 is other overheads। होगा या नहीं होगा? कुछ तो होगा, कोई तो नाम होगा उसका। डायरेक्ट लेबर हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रोडक्शन ओवरहेड हो सकते हैं, ऑफिस ओवरहेड हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकते हैं, सेलिंग। आई एम नॉट अवेयर, मैंने कहा अदर कॉस्ट। ठीक है जी, आइए first point, I want to find out operating cycle, and for that I need holding period, and I know that holding period is calculated as per this logic। एवरेज बैलेंस अगर है तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी है, अदरवाइज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इंटू 365। अब ये फॉर्मूला कैसे बना मुझे मत बताना भैया, मैं 10 बार बता चुका हूँ, ज़्यादा है तो मेरे को अपने घर ले जाओ, और क्या कर सकता हूँ। तो मैंने इसको फिर लॉजिक बताने की कोशिश की। 21,60,000 अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 365 दिन में, तो 15 लाख का 1,50,000 का जो हमारे को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, वो कितने दिन के बराबर होगा? अब देखो हाथ जोड़ रहा हूं, कर लो, लिख लो। इट इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? इट इज इक्वल टू 25 डेज माय डियर फ्रेंड्स। 25 दिन का मैंने आपके सामने कैलकुलेशन किया रॉ मटेरियल का। आइए हम आगे भी चलें, 2 मिनट लगने बेटा, अब तो खत्म होने वाला है। मैं नेक्स्ट में आ गया जी, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। अब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कैसे बना, सब बता चुका हूं। मैं यहां लिख रहा हूं एवरेज नहीं तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसकी मोहब्बत है प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं दी हुई तो वी विल टेक कॉस्ट ऑफ सेल्स। सब पता है, बता चुका हूं, मैं नहीं बोलूंगा, गला दर्द हो रहा भाई साहब बताते बताते। इंटू 365 इज इक्वल टू 3,50,000 डिवाइडेड बाय 27 lakhs इंटू 365 इज इक्वल टू 48 डेज है। आप कैलकुलेटर भी नहीं निकाल रहे, क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरे को बड़ी शर्म आ रही है आपको पढ़ाते हुए भी। आपको लग रहा है फ्री में मिल रहा है ना? कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटे। 48 डेज का मैंने पीरियड निकाल लिया वर्क इन प्रोग्रेस का। मैं आ गया जी नेक्स्ट में, और इसका नाम है फिनिश गुड्स इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड। दैट इज इक्वल टू एवरेज और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स divided by cost of sales into 365. Putting the figures,
फिगर्स पुट कीजिए, आपको सब बताया हुआ मैंने। 2 लाख रुपए का स्टॉक आपको मेंशन है, 2 लाख डॉलर्स का, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है 27 लाख। वो आपने को मैंने बता दिया था कैसे आई, इनटू 365 इज इक्वल टू 27 डेज। कैलकुलेटर आपके सामने, इरादे आपके बुलंद है लेकिन आप हिम्मत नहीं करते। मैं आ गया जी नेक्स्ट। अकाउंट्स रिसीवेबल कोलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पर क्रेडिट सेल्स गिवन है, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन टोटल सेल्स भी ले सकते थे। क्रेडिट सेल्स 80% दी हुई है, तो बेटे मैं आ गया मेरे बेटे 3,06,000। वो कह रहा सारी सेल्स ही क्रेडिट है, अगर नहीं भी दिया होता तो हम वैसे ही अज्यूम कर लेते ऑल सेल्स आर क्रेडिट। आप क्यों घबराते हैं, मैं हूं ना आपके साथ, आप थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ यार। 31 डेज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, सब कुछ बता चुका मेरा, मैं क्या बोलूं। नेक्स्ट इज पेमेंट पेबल पीरियड। आइए हम देखते हैं, ट्रेड पेबल या अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू एवरेज और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स डिवाइडेड बाय, इसकी मोहब्बत है क्रेडिट परचेज के साथ, नहीं दिया तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ, इनटू 365। आओ जी आजी आजी दिल से दिल लगा जी। 1,30,000 दिया हुआ है जी, डिवाइडेड बाय 21,60,000 because I am not given with the purchases, so I will assume that consumed is equal to purchases, and I know that you know the formula for consumed, opening plus purchases is minus opening plus purchase minus closing is equal to this। ये आ गया जी 22 दिन। बेटे भूपेश आनंद है जिसने आपको इन डेज की इंटरप्रिटेशन, इस डेज के लॉजिक्स, इन डेज के कमेंट्स बताए थे लास्ट लेक्चर में। अब आप ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर लीजिए। ऑपरेटिंग साइकिल आपकी आ रही है बेटे, ऑपरेटिंग साइकिल 109 डेज आ रही है, 109 दिन। इसका मतलब ये पूरा चक्कर, ये पूरा का पूरा चक्कर 109 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, 109। ठीक है जी। अब ये बेटर है नहीं, इसके लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा या तो कॉम्पिटिटर से या इंडस्ट्री से या इसी का टाइम सीरीज लास्ट ईयर से। तो आई विद दिस इंफॉर्मेशन आई कैन नॉट गिव एनी कमेंट, बट एंड इवन इन द क्वेश्चन दे हैव नॉट आस्क्ड मी टू गिव अ कमेंट। So it means operating cycle of Marlboro company is 109 days. But I know that shorter the period, better it is. वो मुझे मालूम है। अब मुझे नहीं पता कि ये लास्ट ईयर से शॉर्टर है, पीयर से शॉर्टर है, लॉन्गर है। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। तो इस तरह से मैंने आज का कोर्स लेक्चर 5 भी कंप्लीट कर दिया। बेटे अभी 3-4 लेक्चर्स और लेने हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दूंगा, धज्जियां। पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे बताऊंगा कि आपको लगेगा मजाक हो रहा है आपके साथ। ऐसे 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 ऐसे। तो बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।